न्यायपालिका। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, देखते हैं। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्याय अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है और प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। और देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारे अदालतों को मान्य होते हैं। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है कि यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। और इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा के अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया था और जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों ने को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में जब भी घुसे तब उन्होंने देखा था कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी और उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल से लपेटकर आग बुझाई। और सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी सास शकुंतला ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा था कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे और उनकी मांग यह थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर, एक फ्रिज दिया जाए। और अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी और तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। और इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी और वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया था। आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।